नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो और जिसमें आपके पास राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है उस मॉडल पेपर को कंप्लीट मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि आपको मॉडल पेपर कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा। अगर किसी ने ब्लूप्रिंट को नहीं समझाओ तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके या इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा जिसमें आप ब्लूप्रिंट को आराम से समझ सकते हो। दूसरा, उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं और जिसमें आपके पास एमसी क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी मैंने समझाए हैं। और उस वीडियो को देख के आप राजस्थान बोर्ड के जो हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी उसमें आप देखना कि क्वेश्चन कितने लगे, क्योंकि वो हाफ ईयरली एग्जाम से पहले की डाली हुई है। ठीक है, तो आप उस वीडियो में जाके अनुमान लगा सकते हो कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। दूसरा, उसमें मैंने पूरी कंप्लीट आपको ब्लूप्रिंट समझा दिया है कि कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आएगा। पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, आज मैं क्या करूंगा कि आपके पास मॉडल पेपर आपको जो बोर्ड ने 2024 ने जिसने डाला है वो आपको समझाऊंगा। उसके बाद में आपको क्लास 12th का भी इसका इंग्लिश मीडियम और फिर क्लास 12th का मॉडल पेपर कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको सोल्व करवाया जाए। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको मॉडल पेपर जो क्लास 10th का 2024 जो बोर्ड के द्वारा अपलोड दिया गया है वो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। जो वीडियो में आपने वो मेरे को प्यार दिया, आप सब्सक्राइब बच्चों को शेयर कीजिए, अपने साथ रिश्तेदार या उनको चैनल को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए। ऐसे ही आपके पास यूजफुल वीडियो इस पर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपका राजस्थान बोर्ड का जो भी पेपर है, जो राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर है, देख ही रहे हो आप, माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जाम 2024 नमूना प्रश्न पत्र, यानी ये पेपर आपको दिया है 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ये कंप्लीट इस वीडियो में आपको सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपके पास क्या, देखो, माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जाम 2024 नमूना प्रश्न पत्र, यानी जो बोर्ड का है, बोर्ड ने बताया है कि आपके पास जो फाइनल में जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग है। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये पेपर आपको रट देना है क्योंकि इस पेपर में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके जो बोर्ड के फाइनल एग्जाम है उसमें आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, और सीबीएसई के लिए भी ये अच्छा पेपर है, कोई वो बुरा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आपके सीबीएसई का एग्जाम होता है उसमें जो पेपर आता है वो अलग अलग बोर्ड से उठाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पेपर सीबीएसई के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज ना हो उनके लिए भी आएगी बेटा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे सारे वीडियोज आ जाएंगे आपके पास, आप टेंशन मत लो। चलो, तो हम देखो, माध्यमिक शिक्षा आपके क्लास 10th 10वीं का विषय गणित यानी मैथ के सब्जेक्ट का कराएंगे। पहले इसको मैं हिंदी मीडियम में सोल्व करा देता हूँ, उसके बाद में मैं इंग्लिश का करा दूंगा, बाकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, चलो, क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि ये पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, यानी आपका ये पेपर 3 घंटे का होगा। 15 मिनट आपको बुकलेट जो भरने के लिए जिसमें रो नंबर है वो बड़े ध्यान से भरने होते हैं बेटा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है वहां पे परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें, यानी आपके जो रोल नंबर हैं वो बड़े सही और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नंबर होते हैं वहां पे। तो रोल नंबर आपको 100% सही लिखना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जो प्रश्न है वो सभी हल अनिवार्य है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, यानी कई बार बच्चे मतलब एक्स्ट्रा चीटिंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा किसी का कोई नहीं माना जाएगा। जो आपको 32 पेज की जो कॉपी दी जाएगी राजस्थान बोर्ड में उस कॉपी में ही करना है। कहीं पर ये मत देखना कि हाफ ईयरली में मेरे को एक्स्ट्रा सीट मिल गई थी, वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक ही सीट मिलेगी जो 32 पेज की होगी, उसी में आपको करना होगा कंप्लीट, उसी में आपको रब करना होगा। तो कहीं ऐसा दिमाग में मत रखना कि मेरे को एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी वहां पे। ओके, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें खंड होते हैं, जैसे आपके पास अलग अलग है ए बी सी, मतलब है सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, उनको सभी को एक साथ करना है बेटा, अलग अलग नहीं करना है। अलग अलग करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी ये कहना चाहता है कि आप जब आंसर लिखो तो उस आंसर का आपको नंबर लिखना है कि ये कौन से नंबर का आंसर है। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये होता है
कि आप जो भी क्वेश्चन करते हो, कोई एक क्वेश्चन में 10 पार्ट है, वो 10 पार्ट को आप 10 जगह कर देते हो तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। बोर्ड ने पहले ये चीज लिख दी है, तो इस बात का खास ध्यान में रखना है कि उस सेक्शन के अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पता है कि 1 नंबर का है वो, तो इतनी जगह छोड़ दो, लेकिन वो सारे क्या करने हैं, एक जगह ही करने हैं बेटा, ठीक है। बाद में अगर याद आ जाता है कैसे सोल्व करते हो तो वो वहां पे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब 10 पेज पे पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट हो गए, ऐसे नहीं करना है, एक जगह करना है, तो ही बोर्ड आपकी कॉपी चेक करेगा, वरना नहीं करेगा। अब देखो ये आपका सेक्शन ए आता है, क्या लिखा है, निम्नलिखित इंग्लिश मीडियम को कराऊंगा। जस्ट इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम की, उसके बाद में 12th का भी मॉडल पेपर मैं सोल्व कराऊंगा, बहुत जल्दी कराऊंगा। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सोल्व करने हैं, सोल्व मैं करवा देता हूँ, साथ साथ में आप सोल्व करते रहो। क्या करा है, 96 एंड 4 404, इसको आपको क्या करना है, मैथ से निकालना है। देखो मैथ से निकालने के लिए सबसे इसके बीच में ही मैं कर रहा हूं, वैसे तो जगह नहीं है। 96 मैथ से निकालने के लिए अलग अलग निकालो। देखो आपके पास क्या हो गया, 2 कितना आ गया 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 और 1। अब दूसरी बात अगर करूं मैं 404 की, तो 404 का भी मैं निकालता हूं, क्या आएगा मेरे पास 404 की अगर बात करूं तो 202, ठीक है। फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 101, और जो किसी से डिवाइड नहीं होगा क्या आएगा 101। अब देखो इसमें आपको अगर मैसे निकालना है, मैसे का मतलब ये होता है कि आपके पास दोनों में से जो उभयनिष्ठ आए, मैं सिर्फ हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, अगर इंग्लिश मीडियम को जिसको हिंदी में समझ में आता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद में जस्ट इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट वीडियो मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। ये मॉडल पेपर आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में ही कराऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो बस। अब देखो उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, इसमें दूसरा 2 है, इसमें भी दूसरा 2, इसमें देखो उसके बाद में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 कितना आ गया बेटा 4, यानी में से कितना आएगा, में से कितना आ जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। ओके फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं क्या कहा है, यदि बहुपद p x बराबर x² माइनस का 2x माइनस का 15 शून्यांक a b हो तो क्या करा है, एक बहुपद दिया आपको, बहुपद उसने क्या दिया है x² माइनस का 2x माइनस का 15, क्या कहा है शून्यांक है। शून्यांक का मतलब आप समझ जाओ कि आपके पास इक्वल टू क्या है 0 है, शून्यांक का मतलब क्या होगा इक्वल टू 0 है। क्या कह रहा है, अगर इसके मूल a और b हो, देखो मैंने जब ये एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो मैंने उसमें मूल माना था अल्फा और बीटा, याद होगा जिसने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा वो एक्सरसाइज आके मेरे से फिर अपनी वीडियो में देख लें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो। तो मैंने क्या माना था अल्फा और बीटा। ये कह रहा है कि आप ये दोनों मूल निकालो, निकालने के बाद में इनका गुणनफल बताओ, अल्फा बीटा कितना होगा। भाई वो थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए कर रहा है, क्वेश्चन ओके वही है, कोई चेंज नहीं है। तो अल्फा बीटा आपको निकालना है। चलो इसके गुणनखंड करता हूँ। गुणनखंड भी अगर आपको नहीं आते हो तो मेरी वीडियो में जाके आप गुणनखंड देख सकते हो, 4.2 और 4.4 जो मैंने करवाई है उसमें मैंने गुणनखंड की शॉर्ट ट्रिक बताई हिंदी मीडियम वालों को। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी कराई है, लेकिन हिंदी मीडियम में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देखें जिससे आपको गुणनखंड करने आ जाए। देखो x² का x² माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। यहाँ पे x आपके पास कॉमन आ गया तो क्या बन गया x माइनस 5, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ गया x माइनस 5 बराबर 0। आपके पास क्या आ गया, एक तो आ गया x प्लस 3, दूसरा आ गया आपके पास x माइनस 5 इक्वल टू 0। अलग अलग करते हैं हम, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 3। दूसरा अगर मैं सोल्व करूं x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 5। तो ये तो हो गया मेरे पास अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, यानी ये हो गया मेरे पास a, और ये वैल्यू किसकी हो गई b की। तो a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू कितनी है 5, निकाल सकते हो। a गुना b का मतलब ये हो गया
माइनस का 3 गुणा 5 यानी आ गया माइनस का 15। कितना आ गया? माइनस का 15। ये एक आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। अब देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रहा? 2, 3, 4, 5 और 6 का औसत माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आप रट के रखो, ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। मैं जो चीज बता रहा हूं बेटा वो आपकी राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं अभी मैं। राजस्थान बोर्ड में हो चाहे उसमें सीबीएसई बोर्ड में हो, पेपर का पैटर्न लगभग दोनों में सेम है। तो मैं फिर ये चीज बार बार बता रहा हूं कि जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगा दी जाए उस टाइप का क्वेश्चन वो रट लेना चाहिए, क्यों वो क्वेश्चन 100% आएगा। आपने हाफ ईयरली में भी देखा है, अब फाइनल में भी देखोगे। देखो क्या कहा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 का औसत माध्य क्या होगा? औसत माध्य वो होता है बेटा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? तो देखो योग अगर करूं तो मैं आप ऐसे समझ जाओगे 2 + 3 + 4 + 5 + का 6। कितनी संख्याएं हैं बेटा? 1, 2, 3, 4 और 5। तो किससे भाग दे दूं मैं? 5। यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब संख्याएं कितनी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 20 बटे 5, 5 चौक 20, कितने आ गए? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2x + y, 2x + y = 6 कह रहा है कि को इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। देखो एक तो क्या कि आपको वैसे पता नहीं चलेगा, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको कि ऐसा कोई भी अगर समीकरण आपको दे दे और आपको पूछे संतुष्ट करता है या नहीं करता, तो जो वैल्यू आपको ए ब सदे में दे रखी है वो वैल्यू रख के देख लेना। अगर दोनों तरफ दाएं साइड और बाईं साइड दोनों में बराबर आ जाए तो आपका वो क्या है? आंसर हो जाएगा, वो उसको संतुष्ट करेगा। इसमें मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा ही बता देता हूं कि आप तो रख के देख लेना प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपके पास 6 है। कैसे है देखो मैं बताता हूं। 2x + का y = 6। मेरे को पहला x की जगह कितना रखना है? 2, क्योंकि हमेशा जो निर्देशांक लिखे जाते हैं उसमें पहले x निर्देशांक होता है और दूसरा उसमें y निर्देशांक होता है। 10th क्लास में आपके पास z निर्देशांक नहीं है अभी इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो 2 × 2, ये 2 रख दिया मैंने, प्लस 2 = 6। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 + का 2 = 6, यानी 6 = 6, 1 = 1, यानी 1 नंबर का है। 1 मतलब हम कोई चीज होती है ना, अगर एकदम फिट हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? 1 नंबर की है। तो वो 1 नंबर आ जाए दोनों तरफ तो ये समझ लो कि वो उसका आंसर है, वो उसको संतुष्ट करेगा ही करेगा। तो यानी अगर संतुष्ट की बात करनी हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वो 1 नंबर का है। याद रखना है, संतुष्ट करेगा, फिट होएगा नंबर बनाएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और जो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बस आपको करने का ही है। देखो क्या कह रहा है? एपी का प्रथम पद क्या है? 6 है। प्रथम पद का मतलब यह हो गया ए बराबर कितना है? 6 है। सार्वअंतर का मतलब डी हो गया 3। क्या कह रहा है? तो एपी क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो, एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसमें देखो आपके पास क्या है? प्रथम पद ए बराबर कितना है? 6। दूसरा पद ये a1 हो गया, दूसरा पद निकालेंगे तो कितना होता है? a + d। 5.1 में आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैंने वहां पे भी ये करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो भी देखें जिसको शॉर्ट मेथड से कराया। a कितना है? 6 + d 3, तो कितना आ गया? 9, ठीक है। तीसरा कितना है? a3 कितना है बेटा? a + 2d, तो a कितना है? 6 + 2 × 3, यानी 6 + 6 कितना आ गया? 12 है। देख लो, पहला 6, दूसरा 9, तीसरा 12 है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ए पार्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए पार्ट, ठीक है।
चौथा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है इसका। क्यों है? क्योंकि ये आपके पास कंडीशन है। देखो क्या कहा है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता का मतलब ये होता है सिमिलरिटी, आपके पास समरूप मैंने उसमें समझाया है। जब आपको अगर समरूप समझना हो तो आपके पास 6.3 के जो क्वेश्चन करा, नहीं सॉरी 10.2 में भी करा रखा है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि समरूप क्या होता है। 6 की भी देख सकते हो, प्ले लिस्ट में सारी करवा रखी है। समरूप वो होता है बेटा जो देखने में एक जैसा हो लेकिन एग्जैक्ट उसके जैसा ना हो। जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं तो दोनों जुड़वा भाई एक जैसे तो लगते हैं लेकिन डिट्टो एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अब समरूपता में कहता है कि कौन सा, तो देखो ये तो आपके पास है क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, ए। ये कौन सी कंडीशन है बेटा, एस, ये भी अपने पास है। ये देखो कौन सी है, एस, यानी ये तीनों कंडीशन तो है मेरे पास, समरूपता के हैं। लेकिन इसने देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि क्या कहा है, नहीं है का मतलब आपके पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, कौन भुजा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। बिंदु ए 4,0 बिंदु बी 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु हमेशा आपका दोनों का जोड़ के 2 का भाग देना होता है। मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग ही देना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो इसका x और इसका भी x दोनों को जोड़ो, 4 + 0/2 यानी कितना आ जाएगा, 4/2। कितना आ गया, 2, एक बिंदु 2 हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, ये 0 है और ये कितना है, 4 है, तो 0 + 4/2 यानी 4/2, और इसको अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आएंगे, 2। यानी कौन सा बिंदु क्या है, 2 है क्या कहीं पे, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स। इसका आंसर क्या आएगा, स। नेक्स्ट देखते हैं, एबीसी में बी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 है। देखो कोस ए बराबर कितना है, 3/5। लाल बटे कक्का क्या कहता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या हो गया, कर्ण। मेरे को क्या निकालना है, लंब और चाहिए। लंब अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है, 3 का स्क्वायर। क्या निकालना है बेटा आपको, लंब। तो कितना आ जाएगा, 25 - 16 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 गए, सॉरी 9, 3 3 9, भाई मिस्टेक हो गया। तो 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 16। लंब स्क्वायर 16, तो लंब बराबर कितना आ गया, 4। यानी आधार आपके पास 3 है, कर्ण आपके पास 5 है और लंब आपके पास 4 है। क्या पूछा उसने, साइन ए। साइन ए लाल बट्टे कक्का में क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो ये आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझा देता हूं, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बना के दे देता है तो। क्या कह रहा है, छाया और उसकी ऊंचाई। देखो ये तो होगी मेरे पास कोई खंबा हो गया और ये इसकी छाया हो गई। ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मैंने ऊंचाई h मानी तो उसका आधार भी कितना होगा, h। क्या कह रहा है कि ये कोण कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं ये कोण कितना है, थीटा है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, लंब है, और यहाँ पे ये क्या है, आधार है। यानी मेरे को लिखना है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है बेटा, tan थीटा में। ये भी अगर आपने किसी ने पहली बार अगर इस वीडियो की विजिट कर रहा हो या वॉचिंग कर रहा हो तो वो मेरी जाके प्लेलिस्ट में 9 की देख सकता है। उसमें मैंने कंप्लीट समझाया कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये उसमें से है, tan लेना है, साइन लेना है या कोस लेना है। तो tan थीटा हो गया, tan थीटा का tan थीटा है
लंब कितना है बेटा, लंब आपके पास x है, आधार कितना है x है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 1। अब मेरे को एक चीज बताओ कि tan, यहाँ पे tan है तो यहाँ पर भी tan ही बनेगा, तो tan कितने डिग्री का मान आपके पास 1 होता है 45, तो मेरे पास हो जाएगा tan थीटा, और 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री। tan से tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। ये ऐसे कैंसिल दिखाना नहीं है बेटा, आपको कैंसिल नहीं करते हैं, ये कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास मैंने तो समझाने के लिए कर दिया है। बाकी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी आया था, आगे भी आएगा, और अगर आपको ये लगे तो आप खुद जाके ये चीज देख सकते हो कि मेरी जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने ब्लूप्रिंट में समझाई है, जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन के नाम से है, उसमें आप देखो जाके कि आपकी जो आरबीएससी की जो एग्जाम हुई हाफ ईयरली की, उसमें ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल 10 और 25 का, क्योंकि ये जहां से क्वेश्चन उठाया है वहां पे मैंने 14 की प्रश्नावली में ये इंपॉर्टेंट लगा रखा है सांख्यिकी में, कि आपको ये सूत्र याद रखना है, जहां पे उसने आपको वर्ग चिन्ह का सूत्र है, वर्ग चिन्ह का क्या है, ऊपर वाला वर्ग प्लस नीचे वाला, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है, 10 + 25/2 कितना हो गया 35/2, और 35/2 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5। ओके, ये हो गया आपका सेट। याद रखना है इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब जो क्लासें आएंगी ना वो इंपॉर्टेंट की आएंगी, एक्सरसाइजें होगी, जो क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और आपके टेस्ट के फॉर्म में आएंगे, आपको वो सोल्व करने हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस चालू कर दो जिसने पढ़ाई चालू नहीं की हो। अब नेक्स्ट वाले में क्या करा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। देखो पहले तो मैं एक बात करता हूं, वृत्त बनाता हूं, फिर उसका मैं व्यास लेता हूं। व्यास की भी याद रखना कि व्यास की अगर कभी पूछ ले तो व्यास हमेशा वो होता है जो केंद्र से गुजरता है, केंद्र से गुजरने वाला हमेशा क्या होता है व्यास होता है, बाकी क्या हो जाती है जीवाएं हो जाती हैं। जैसे इसने क्वेश्चन में बोला है वही चीज मैं देख रहा हूं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। व्यास का ये सिरा है और ये सिरा है, इस पे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये कह रहा है कि ये रेखाएं कौन क्या हैं, तो देखो ये रेखाएं क्या हैं समांतर हैं, एक दूसरे के क्या है समांतर है, कहीं पर भी ले जाओ ये कहीं पर भी आपसे मिलेंगे नहीं, तो इसमें आ जाएगा बै। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो मैं आपके पास ये 13.2 में आपके पास क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप से डायग्राम है वो, और सेम का सेम ही है, बस इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये अर्धगोला मैंने ऊपर रख दिया है, कोई भी नीचे घनाभ था, मतलब वो आप बना समझाने के लिए बेटा ये। ठीक है, अर्धगोला रख दिया, क्या कर रहा है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो देखो इसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, इसके ऊपर अगर रखा जाएगा तो बड़े से बड़ा कितने व्यास का रखा जा सकता है, क्योंकि ये भुजा भी इसकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो अधिकतम उसका व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। अब देखो 13 का मैं क्या दिया है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं। चलो देखो ये मैंने वृत्त बना दिया, ये जो हो गए ना ये चतुर्थांश होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ये क्या पूछना चाहता है इसकी सुन लो, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण मतलब एक चतुर्थांश का, तो देखो वृत्त में अगर कंप्लीट आप घूमते हो तो कितने डिग्री कोण बनता है 360, कितने डिग्री बनता है 360 डिग्री।
तो 1 का अगर निकालेंगे तो टोटल कितने हैं 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 का आ जाएगा। तो 4 का अगर भाग दिया तो मैंने कितना आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री दै, कौन सा आएगा दै, ठीक है। चलो यहां पे क्या कह रहा है, एक पासे को उछाड़ा जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो पहली बात तो आपने लूडा खेला होगा, लूडो के तो बड़े प्लेयर हो, मेरे से भी बड़े प्लेयर होंगे आप, तो उसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने लूडे में देखा होगा, आपके पास लूडे में आपके पास सिर्फ यही नंबर आते हैं 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये कह रहा है कि 6 से बड़ा अंक, 6 से बड़ा अंक तो कोई आता ही नहीं है उसमें, लूडो में 6 से बड़ा अंक थोड़ी होता है। अगर लूडो में 6 से बड़ा अंक नहीं होता, जो चीज होती नहीं उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 0, कितनी हो जाएगी 0। आगे समझ में। चलो कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद याद कीजिए। nवां पद निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। nवां पद क्या होता है बेटा, an बराबर a + n-1 × d। सबसे पहले मेरे को a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी है -3। दूसरा मेरे को d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू कितनी है बेटा -1 निकालूंगा सॉरी, तो माइनस और -3 यानी a2 - a1, a2 - a1। d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो ये अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा -1/2 + 3 यानी -1 + 6/2 आपका आ गया 5/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब मेरे को क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल देते हैं। कौन सा पद निकालना है 11वां, a11। क्या करना है -3 + 11 - 1 × d 5/2, तो -3 + 10 गुणा 5/2, 2 पंजो 10 यानी -3 + 25 यानी आपके पास आ जाएगा कितना 22। ये 22 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा ए, कितना आएगा इसका आंसर ए, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपके पास क्या होगा, अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको क्या पूछा उसने, देखो इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी आपको क्या दे दिया, रिक्त स्थान दिए हैं और इन रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान अगर भरना है तो पहला पार्ट क्या दिया है, एपी आपके पास 3 1 - 3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर बताइए। प्रथम पद और क्या बताना है, सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद की अगर मैं बात करूं तो प्रथम पद कौन सा होता है a1। भाई प्रथम पद क्या दिया है, a दिया है ना, तो a1 a2 a3 और a4। प्रथम पद तो इसका कितना हो जाएगा 3। क्या कहा है सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है बेटा, d बराबर a2 - a1, तो d के a2 कितना है 1 - 3 यानी आपके पास हो जाएगा -2। तो सार्वंतर कितना आ गया -2। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक चीज बता देता हूं आपको, अगर आपका दिमाग काम करता हो और आपके सर ने अगर आपको बताया है तो इसका सीधा आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखो मेरे पास एक पहला ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। ये 1 तभी पॉसिबल है बेटा जब ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या हो, समान हो। अगर दोनों थीटा समान होंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे देखो कितना है 60 है और यहाँ पर भी कितना है 60 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बाकी मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो कोस 60 कितना होता है बेटा
1/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया 1/4 प्लस 3/4, लघुत्तम ले लो, कितना आ गया 4, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, यानी आपके पास आ गया 4/4, यानी कितना आया 1। तो मैंने पहले भी बताया था, याद रख लेना, वहां पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों का थीटा समान हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या करा है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वह उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखो शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, r बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है तिर्यक ऊंचाई, आपको तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा लो। तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L = L से लिखते हैं √h² प्लस का r²। तो h की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 6 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 36, यानी आपके पास आ गया √100 और इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। ओके, इसका कितना आया था 1, इसका कितना आया 3 और ये कितना आया था -2। ठीक है, क्या कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक याद करने का सूत्र। माध्यक आपको सूत्र याद होना ही होना चाहिए बेटा, ये सबसे ज्यादा नंबरों का, ये मान लो कि आपके लिए गढ़ है ये। तो माध्यक अगर याद करते हैं तो माध्यक याद करने का सूत्र क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। माध्यक याद करने का क्या होता है L+, सॉरी ये नहीं आएगा यहां तक बेटा, ये मिस्टेक मत करना, जो ये है ना ठीक है, वहां पे इस चीज का ध्यान में रखना। L + n/2 - का CF/F × H, ये क्या है आपका माध्यक का सूत्र याद करने का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उस प्रेक्षण का मान याद करना है जिसकी बारंबारता क्या हो सबसे अधिक होती है, वो बेटा हमेशा आपके पास बहुलक होता है। किसके होता है बहुलक का। बहुलक की प्रेक्षण बारंबारता क्या होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान। देखो घड़ी क्या होती है, ये घड़ी होती है। अगर मिनट की सुई यहां से 12 से चलते हुए चलते 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 यहां पे अगर वापस आती है तो कितने डिग्री कोण बनाती है बेटा 360। 12.2 में, जो 12.2 है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 यही है। ठीक है, यही है, उसी में से इसने क्वेश्चन ये निकाला है। तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 3 यही क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो बुक में। तो देखो घड़ी अगर मिनट की सुई अगर पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री बनाएगी 360, यानी 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कितना कोण बनाती है 360। मेरे को क्या पूछा उसने 1 मिनट, तो 1 मिनट में बेटा कितना बनाएगी 12.2। मेरी एक्सरसाइज देख लो, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आपको पता लग जाएगा, कंप्लीट सोल्व करा रखा है उसमें। बस इतना ही है कि उसमें आपको मिनट की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसने पूछा कि 5 मिनट में कितना करें। ठीक है, एरिया पूछा है तो वो 5 मिनट का है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट की अगर बात करूंगा तो मेरे पास आएगा 360/60, 0 से 0 6 6 36, यानी आपके पास कितना आएगा 6 डिग्री।
कोण का मान कितना आ जाएगा बेटा 6 डिग्री। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना वो होती है बेटा जो कभी भी संभव ही ना हो, तो उसकी प्रायिकता, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं जिसकी आंसर क्या होगा 0। यानी एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 0 होती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर थोड़े बड़े आ गए हैं, ये भी सोल्व करते हैं। सोल्व सारे करवाऊंगा बेटा आज मैं इस वीडियो में, कंप्लीट आपको सोल्व करवाऊंगा। अति लघुरात्मक प्रश्न 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांकीय रूप में लिखने। इसका मतलब यह है, पहले तो इसको क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम ऐसे कर देंगे 1260 यानी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 630, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 315, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 105, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 35, फिर 5 से कर देंगे तो कितना आएगा 5 7 35, कितना आएगा 7 1। ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे काम नहीं चला इसका, इसने क्या कहा है, इसको घातांक के रूप में लिखो। तो आप क्या लिखोगे 1260 के अभाज्य गुणनखंड, क्या आएंगे देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। घात के रूप में लिखना है तो 2 कितनी बार है 2 बार, यानी 2 की घात 2। 3 कितनी बार है बेटा 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो यदि बहुपद क्या दिया आपको 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, क्या कर रहा है इसका शून्यांक है ये। शून्यांक कितना है बेटा 3 है, तो क्या निकालना है k का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो x की जगह क्या रख देना, जो वैल्यू आपको शून्यांक दे रखा है वो ही रख दो। शून्यांक अगर निकालना होता तो आप क्या करते हो 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0, लेकिन उसने कहा है कि x का शून्यांक कितना है, x की वैल्यू 3 है, तो रख दो 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का k इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 9 प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस का k इक्वल टू 0। तो 18 3 कितने होते हैं 21 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 21। ठीक है, तो मैंने क्या किया है x की वैल्यू रख दी 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 3 प्लस k। ठीक है, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन वैसे नहीं बता रहा मैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आपको ये पेपर क्या करना है रटना है कि ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को क्या करना है। बस डिजिट चेंज मिलेंगी थोड़ी बहुत छोटे क्वेश्चनों में, बाकी क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही आएगा। यहाँ पे अगर 9 और 8 दे रखा तो यहाँ पे 5 और 7 दे देगा, बस इतना ही करेगा। क्या कहा है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य कितना है 54 रुपए। इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। अगर देखो एक चीज मैं बताता हूं, जब भी आप लिखते हो तो पूरा सोल्व करना है, क्योंकि 1 नंबर का है। माना पेंसिल कितनी है x है, पेन कितना है बेटा y है। माना पेंसिल कितनी है x है, पेन इनका मूल्य कितना है, मूल्य बराबर है मेरे पास 54 रुपए। कितना है 54 रुपए। मेरे को किसमें बीजगणितीय रूप में। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है,
सबसे पहले तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि बीजगणित क्या होती है। बीजगणित होती है जिसमें आपके पास एक्स वाई जेड ए बी सी सारे अल्फाबेट ABCD के क्या हो, साथ में यूज हो, वो क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो कितने पेंसिल है 9 यानी 9x, कितने पेन है 8, 8y बराबर 54। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का आंसर है। और इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस मैं बता दिया थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन 100% आएंगे। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि आपके पास चित्र DEBC के क्या है, समांतर है। तो AE देखो आपको लिखा है उसने AE/EC इक्वल टू 3/2। मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि जिसके सामने जो होता है ना वो उसकी वैल्यू होती है, यानी AE कितना है बेटा 3 है, EC कितना है 2 है, EC हो गया 2, AD कितना है 2.7 है। समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये BPT है, क्योंकि दो रेखाएं क्या है इसमें, समांतर और त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपके पास क्या बना, AD/DB इक्वल टू AE/EC, यही तो बना। मेरे को जिसकी वैल्यू दे रहे सारों की वैल्यू रख देता हूं। AD कितनी है 2.7, ये कितनी है x इक्वल टू AE 3, EC 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.7 गुणा 2/3 बराबर x, क्योंकि मैंने वजर गुणा कर दिया, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे और ये इसके साथ में, तो 3 × 27 यानी 0.9, तो x बराबर कितना आ गया 0.9 गुणा 2 यानी आपके पास आ गया 1.8, कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा तो क्या आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। यूनिट पक्की लिखा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, बिंदु P 3 और 4। बेटा मैं तो कहता हूं कि कितना ही इंपॉर्टेंट लगा लो चाहिए, या आएगा ही आएगा, वो कम है। जितना इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाओगे उतना कम है बेटा। ये क्वेश्चन ये समझ लो कि आपके राजस्थान बोर्ड की फाइनल एग्जाम में और CBSE बोर्ड के फाइनल एग्जाम में छपेगा छपेगा छपेगा, 100% छपेगा। बस डिजिट चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% छपेगा। अब देखो क्या करा है, बिंदु P 3 और 4 की अक्ष से दूरी लिखिए। सबसे अब ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन इसमें एक चीज और बताता हूं। मैंने आपके पास एक 7 का जब चैप्टर खोलोगे, अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप देख सकते हो, जहां पे 7 का चैप्टर है आपके पास मैथ में, उसमें ज्यामिति लिखा हुआ। ज्यामिति में अगर नीचे जाओगे तो एक तो आपके पास कोटि है और एक क्या है, भुज है। वो भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको थ्योरेटिकल MCQ के इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं, नहीं करवाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो में आपके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो बिंदु P 3 और 4 देखो, पहले मैं ये समझाता हूं, आप तो सीधा आपको बता दूंगा कि आपको तो आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है। सीधा क्या करा है, P 3 और 4 यानी मेरा ये ग्राफ है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अगर ये बना के समझाते हो तो और भी अच्छी बात है, पूरा 1 नंबर दे देगा, वरना सीधा आंसर भी लिख सकते हो। अक्ष अक्ष से दूरी, सबसे पहले मैं देखता हूं 3 और 4 कहां पे है। अक्ष अक्ष पे 3 और वहां पे 4, यानी मेरा ये 3 और 4, ठीक है। अब देखो अक्ष अक्ष से दूरी पूछा है, किससे, अक्ष अक्ष से दूरी। तो अक्ष अक्ष से देखो, ये तो 0 से अक्ष एक्सिस पे ही है, तो दूरी क्या होगी y एक्सिस वाली, तो कितनी दूरी होगी 4। अगर y एक्सिस से दूरी पूछा हो तो कितनी हो जाएगी 3। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक लिख देना, और y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका, अक्ष का निर्देशांक लिख देना। आगे बात समझ में, यानी अक्ष अक्ष से पूछे तो y का निर्देशांक, और y अक्ष से पूछे क्या,
वाई अक्ष से पूछे तो अक्ष का निर्देशांक वही आपका हमेशा आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आर कितनी दे रखी हैं? आर दे रखी है 14, 7 दूनी 14, यानी और तो कुछ काटने 4 दूनी 8 गुणा 22 गुणा 14, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 76 गुणा 14, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन फिर भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की ऊंचाई कितना दी है बेटा? 11 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर। और उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है? 968। कितना दिया है? 968। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो रख देंगे 2 पाई आर तो निकालना है, एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 11 बराबर 968 बराबर रख देना। तो आपके पास किसकी वैल्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 968 बटे 2 पाई इंटू 11। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 968 बटे 2 गुणा 22 गुणा 11 गुणा 7। इसको अगर काटूंगा तो कितना आएगा? 11 8 88, 11 8 88, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, यानी आर बराबर आ जाएगा 2 गुणा 7। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ये आपका इसका 7 पार्ट। अब पार्ट 8 की अगर बात करूं, जो इसमें भी आ गया और अपना इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ था, इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप का केंद्र। त्रिज्या कितनी है बेटा? आर बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त के चाप का केंद्र पर 60 डिग्री, केंद्र पर थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई का आपका फॉर्मूला आना चाहिए। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणा आर की वैल्यू 14 गुणा थीटा की वैल्यू 60 बटे 360। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 6 6 36, 2 एकम 2, 2 3 6। तो कितना आ गया? 22 दूनी 44, 44 बटे 3। क्या पूछा है? लंबाई, तो सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दे रखा है। तो कितने आ गए? 44 बटे 3 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो इसको, आपके पास देखो मैंने कहा फेयरली में इसका पक्का पक्का आता है 44 बटे 3, यानी आपके पास अगर करोगे तो 14.6 सेंटीमीटर ऐसा कुछ आ जाएगा, आगे नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो। देखो खंबा कितना लंबा है, 6 मीटर, उसकी छाया कितनी लंबी है, 2√3। घबराना नहीं है, जो चीज बताई गई है वही करना है। तो इसका उन्नतास कोण या उन्नयन कोण दोनों सेम ही होते हैं बेटा। उनतास और उन्नयन कोण सेम होते हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और डायग्राम बन जाता है बस। ये क्या है बेटा, लंब, और ये क्या है आपका आधार। तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है बेटा 6, आधार की वैल्यू कितनी है 2√3। इधर कौन है tan थीटा, इधर कौन है tan थीटा। मैंने क्या बताया था जब भी पढ़ाई थी कि आपके 10th क्लास की एक्सरसाइज में कहीं पर भी नीचे रूट में नहीं है तो आपको हमेशा रूट को चेंज करना है, परमीकरण कर देना √3 बटे √3। तो आपके पास क्या हो गया 6√3 बटे 2 गुणा 3, 2 तिये 6। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर √3। और √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, tan 60 डिग्री, कितने की 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड का पार्ट का आंसर है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, इसमें भी वही दिया 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल। नदी के पुल की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर का नाव का अवनन कोण है। यहां पे कोई नाव खड़ी है, उसका इसके साथ अवनन कोण कितना है 30 डिग्री है। क्या कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लेंगे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको x, माना नाव को पुल तक पहुंचने में दूरी कितनी तय करनी है x। मेरे पास क्या है लंब है और क्या है आधार है, तो क्या आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा कितना, tan कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है 20, आधार कितना है बेटा x, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 1 बटे √3 बराबर 20 बटे x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट। अब देखो